ओके, सो हमारा सेशन 20 जो है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में है। ये वो टॉपिक था जो हमने पिछले सेशन में पिछले कुछ सेशंस में मिस कर दिया था। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये चैप्टर नंबर 15 में हमने दो तरह की इक्वेशंस पढ़ी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में। एक वो थी जिनके कोएफिशिएंट कांस्टेंट थे और एक वो थी जिनके कोएफिशिएंट वेरिएबल थे। तो चैप्टर 15 जो है हॉब्सन का, उसका मेरा ख्याल ये 15.1.5 टॉपिक है। तो उसमें ये है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड हमने छोड़ दिया था, तो उसको अभी हम कवर करेंगे। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड जो है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए है। फिर उसके बाद ग्रीन फंक्शंस मेथड जो है वो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के लिए है। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को हम पहले करेंगे, इसलिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये उसके अंदर आता है। दूसरा ये कि लैपलास ट्रांसफॉर्म चैप्टर 13 के अंदर हॉब्सन ने डिस्कस किया है, जहाँ पे वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स स्टडी कर रहा है। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का जो चैप्टर है, चैप्टर 13, कुछ हम उससे चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसमें दो तरह के ट्रांसफॉर्म वो इंट्रोड्यूस करवाता है। एक ट्रांसफॉर्म जो है दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, और दूसरा जो है वो लैपलास ट्रांसफॉर्म है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म और लेप्लास ट्रांसफॉर्म में बेसिक फर्क ये था कि समटाइम्स ये होता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म करते वक्त यानी एक ऐसा फंक्शन आ जाता है कि जो जब आप अपने वेरिएबल को इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं तो आपका फंक्शन जो है वो डाइवर्ज करता है। ठीक है। यानी मेरा मत कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जो हमने कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन ये थी, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, अगर आप लोगों को याद हो, सो फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा मैं बता दूं। फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें हम एक कंडीशन पढ़ते हैं कि ये जो इंटीग्रल है, फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी मॉड स्क्वायर डी टी, विच इज बेसिकली मतलब फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप मॉड स्क्वायर ले लेते हैं ना। तो उसमें ये थी कि ये वाली चीज जो है ये फाइनाइट होनी चाहिए। अब ये फाइनाइट तभी हो सकती है अगर आपका जो ये जो फंक्शन है, ठीक है, अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ टी जीरो हो जब आपका टाइम जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो। ठीक है। तो इस केस में ही फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं या बाज़ औक़ात ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं कि जिनमें ये कंडीशन पूरी नहीं होती, राइट। तो उनमें फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट इफ योर फंक्शन एफ ऑफ टी डज नॉट गो टू जीरो एज टाइम गोज टू इंफिनिटी। तो जिसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ टी को प्लॉट करूं और यहाँ पे मैं टाइम को ले लूं, तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला केस है वो ये है कि आपका फंक्शन जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गाउसियन फंक्शन बना रहा हूँ, तो अगर इस तरह का फंक्शन है तो फिर यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लगाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका जो, लेट्स से दिस इज जीरो, जैसे जैसे आपका टाइम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आपका जो फंक्शन है वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लग जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई केस इस तरह का आ जाता है कि जिसके अंदर जब आप टाइम इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं तो आपका जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वो जीरो नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे अगर आपका फंक्शन इस तरह से है, ठीक है, तो ये एक मैंने फंक्शन बनाया, ये पैराबोला हो सकता है। तो जैसे जैसे टाइम इन्फिनिट की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम इस दूसरे केस के अंदर हम जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये उस पर फुलफिल नहीं होगी। तो ऐसे केसेस के लिए फिर हम जो है लैपलास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। ऑलराइट। सो
अब फर्ज करें कि आपके पास एक फंक्शन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये है, मतलब इक्वेशन अगर आप देखें तो ये इस तरह से लिखी जाती है, जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, और उसके साथ एक एक्सपोनेंशियल आता है माइनस एस ऑफ टी डी टी। इसमें ये जो एस है, इन जनरल ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, लेकिन हम इसको रियल वेरिएबल के तौर पे अभी लेंगे, क्योंकि जब हम इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रल बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के जो इंटीग्रल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के कुछ मेथड जो हैं वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाले टॉपिक में जो है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और वहां पे इस मेथड को वैसे जनरलाइज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो कंसर्न नहीं है, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स की बजाय इसको सिंपली रियल नंबर ही ले लेंगे। ठीक है, सो तो हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम रियल एस को लेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को फिर हम चैप्टर 20 के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे तो हम फिर उसको स्टडी कर लेंगे वहां पे। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कि मेरे पास अगर एक फंक्शन है जो एफ ऑफ टी की फॉर्म के अंदर आ रहा है, तो जब मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो वो एक नए वेरिएबल एस में चला जाएगा, और नए वेरिएबल एस के अंदर जो उसकी फॉर्म आएगी दैट विल बी दिस फॉर्म। यानी बार सिर्फ इसलिए लगाया है कि नोटेशन जो है वो हम ऑप्शन की फॉलो कर रहे हैं, कुछ किताबें कुछ और तरह की नोटेशन लेती हैं, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सिर्फ कुछ टिल्डा इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल हॉब्सन ने जो टिल्डा है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया था, लैपलास के लिए नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, लेट मी राइट फॉर अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी, ठीक है, देयर विल बी सम नंबर, एक नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं लेट से एस नॉट। ठीक है, सच दैट, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, सच दैट द इंटीग्रल, इंटीग्रल से मुराद ये राइट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रल है, एग्जिस्ट्स फॉर एस ग्रेटर देन एस नॉट बट डाइवर्जेस, लेकिन ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा उस पॉइंट पर या उससे नीचे। तो अगर आप देखें तो इस इंटीग्रल में जीरो टू इन्फिनिटी में एस नॉट जो है वो मेरा फॉर एग्जांपल जीरो है। ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटी तक अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है तो एस ग्रेटर देन जीरो के लिए मैं इसको एवेल्युएट कर सकता हूँ, एस लेस देन के लिए मैं इसको एवेल्युएट नहीं कर सकता। यानी अगर एस मेरा नेगेटिव हो जाए इस केस के अंदर तो फिर मैं उसको स्टडी नहीं कर सकता, उस केस में ये फंक्शन जो है वो डाइवर्ज करता है। अब ये चीज जो है ये प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, मतलब आप बहुत सारे इंटीग्रल्स को जब सॉल्व करेंगे तो आप मोस्टली देखेंगे कि ये वाला ये कंडीशन जो है ये होल्ड करेगी। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, क्योंकि उनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी आगे एग्जांपल सॉल्व करने में। तो पहली प्रॉपर्टीज की जो है वो है लिनियरिटी। लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो बिल्कुल एक लिनियरिटी एक लीनियर ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो लिनियरिटी का मतलब ये है कि वी कैन डिफाइन ए ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अब ये यहाँ पे कुछ टर्म्स होंगी जो नेक्स्ट चैप्टर में जाके आगे फंक्शन में ज्यादा क्लियर होंगी, अभी आप उनको सिर्फ याद कर लें। सो डिफाइन ए ट्रांसफॉर्मेशन, अब उसको हम ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल,
ठीक है, एल टिल्डा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ किताबें जो हैं वो इस तरह से एल लिखती हैं, तो वो एक ही बात है, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो वो क्या करता है, वो एक फंक्शन को कन्वर्ट कर देता है एक फोरियर ट्रांसफॉर्म में। यानी आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म आप करते हैं किसी फंक्शन का, तो वो टी से एस में चला जाता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एल कुछ की डेफिनेशन, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है जो एफ ऑफ टी पे जब लगेगा तो उसको एफ ऑफ एस में कन्वर्ट कर देगा। तो इस लिए हम कह रहे हैं कि दिस इज एन ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। तो इससे फिर हम लिनियरिटी कैसे लिखते हैं, कि फर्ज करें हमारे पास दो फंक्शंस हैं, for a linear combination of two functions, for a linear combination of two functions, हम लिनियरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ये हमारा L जो है लीनियर है, तो हम लिखेंगे ए एफ वन ऑफ टी प्लस बी एफ टू ऑफ टी। अगर ये कॉम्बिनेशन के ऊपर आप लीनियर ट्रांसफॉर्म लगाएं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएं, तो ये क्या करेगा, अब ए और बी जो है दे आर स्केलर नंबर्स, तो ए को जो है वो बाहर लिख सकते हैं, और जो आपका ऑपरेटर है ये एफ ऑफ वन टी पे अलहदा से ऑपरेट हो सकता है, प्लस बी अगेन एक नंबर है, और यही ऑपरेटर जो है वो एफ ऑफ टू टी पे भी ऑपरेट हो सकता है अलहदा अलहदा। और हम इसको लिख सकते हैं ए एफ वन ऑफ एस प्लस बी एफ टू ऑफ एस। तो ये कहलाती है लिनियरिटी प्रॉपर्टी, यानी अगर आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का, तो उनके लिनियरिटी जो है लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आप अलग अलग उनका ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इकट्ठा करें। तो ये बड़ी अहम टेक्निक होती है कि समटाइम्स आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसको आप दो लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये भी हम देखेंगे जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके हम एक फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस में लिखेंगे, और उन दोनों पे फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग अप्लाई करके आप कॉम्बिनेशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड लिनियरिटी। क्लियर है यहाँ पे? तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। चलो, ऑलराइट। सो नेक्स्ट ये है कि इन प्रॉपर्टीज में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स कैसे लेते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, which is also a property of Laplace transform. So inverse transform of a function, तो उसमें ये होता है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि आपके पास एक जो फंक्शन है वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ है, इसका मतलब वो एस वेरिएबल में है, टी वेरिएबल में नहीं है। तो हमने अब उसका इनवर्स करना है। तो यही लिनियरिटी वाली प्रॉपर्टी के जरिए हम इसको लिख देते हैं। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो है उसको हम एल इनवर्स से लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एल जो था वो ट्रांसफॉर्म है, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म को इसलिए इनवर्स कह रहे हैं कि ये उसका इनवर्स है। और इसी तरह से फर्ज करें आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अब आप देखेंगे जो मैं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब वो राइट हैंड साइड है, ये जो अभी हमने निकाली थी, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरे पास ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस मौजूद है। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म ये करेगा कि इनको वापस ले जाएगा टी वेरिएबल के अंदर। तो दैट्स आल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। तो मैं इसको एफ ऑफ टी, एफ टू ऑफ टी लिख सकता हूँ। ऑलराइट, इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं हुआ करेगा इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालने का। आप देखेंगे कि इस मेथड में इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा आपको बार बार, तो इसका कोई जनरल मेथड नहीं हुआ करेगा। जनरल मेथड होता है, लेकिन वो हम मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में जाके वो जनरल जनरल मेथड स्टडी करते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेने का। यहाँ पर हम जो है वो केस टू केस चलेंगे, यानी हमारे पास जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे या इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे। और उसके लिए हम ये करते हैं, कुछ मशहूर फंक्शंस जो होते हैं, यानी वो जो बार बार अपीयर होते हैं, मिसाल के तौर पर एक पॉलिनोमियल हो गई, एक्स एक्स स्क्वायर वगैरह की कॉम्बिनेशंस, या फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स वगैरह।
या फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे। तो ये कुछ मशहूर फंक्शंस होते हैं जो आपने देखे होंगे, अक्सर डिफरेंशियल इक्वेशंस में आते हैं। तो होता ये है कि आप ये डेफिनेशंस लगा के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वो जो सिंपल फंक्शंस होते हैं ना, उनका एक टेबल तैयार कर लें, और उस टेबल के जरिए फिर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हमें कम्प्लेक्स वेरिएबल थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म के जो टेबल ऑफ फेमस फंक्शंस है उसको इस्तेमाल करके हम जो है वो इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। राइट। तो ये हम करेंगे, और उसके लिए मोस्टली यानी इन प्रैक्टिस हम पार्शल, इन प्रैक्टिस वी शैल यूज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिया करेंगे अपने फंक्शंस की, एंड देन आप उन पे अलहदा अलहदा जो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करती है कि प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर को सम ऑफ डिनोमिनेटर्स में ले जाती है। तो इसलिए आप उनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में देख सकते हैं। सो वी शैल यूज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हमें वो पूरी थ्योरी जो है नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट। तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो हम इस्तेमाल करेंगे, और वो मैं फिर आपको भी टेबल भी दिखा दूंगा, वो दिया भी हुआ है उसने। तीसरी प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा अहम है जो हमारे आज के लेक्चर के लिए, वो है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव आ रहा है या इंटीग्रल आ रहा है तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है, क्योंकि हमारा हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं किसी फंक्शन के, उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। ठीक है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वो कैसे निकालते हैं आप। तो फर्ज करेंगे मेरे पास अम, एक फंक्शन है df/dt, उसका डेरिवेटिव मैंने दिया हुआ है, एफ ऑफ टी मेरा फंक्शन है। तो अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद है और उस डेरिवेटिव का मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो अब वो मैं निकालना चाहता हूँ कि कैसे निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, आप इसके ऊपर डेफिनेशन लगाएंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो डेफिनेशन मुझे ये कहती है कि 0 to ∞, ठीक है, और डी टी e⁻⁻st, ये तो आना ही आना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब उसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है, जो भी एल के बाद आ रहा होता है, वो आपने एज इट इज वहां पे लिख देना है। तो इसको अब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे df/dt। ठीक है। दिस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब क्या करना है, अब आप इसका इसके ऊपर क्या उसे बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्ज करें मेरा एक फंक्शन जो है वो df/dt है, और दूसरा फंक्शन जो है वो, यानी यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आप बना के इसको कर सकते हैं। तो एक फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रल लूँ तो मुझे डायरेक्टली नजर आ रहा है, तो मैं स्टार्ट ही वहां से लेता हूँ। df/dt का जो इंटीग्रल है वो क्या आएगा, वो सिंपली एफ आ जाएगा। सो एफ ऑफ टी, और साथ दूसरा फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, e⁻⁻s of st, और इसके ऊपर आप फिर हम लिमिट लगाएंगे 0 to ∞। फिर प्लस क्या आएगा आपके पास, सॉरी माइनस आएगा आपके पास 0 to ∞। वो पहले वाली चीज जो है, यानी इंटीग्रल ऑफ df/dt, वो वैसे ही आ जाएगा एफ ऑफ टी। और फिर उसके साथ अब क्या करेंगे, d/dt ऑफ e⁻⁻st आ जाएगा, टाइम्स dt। तो पहली जो टर्म है उसमें आप देखें, जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे टी की जगह पे, तो e⁻∞ क्या आपको देगा, e⁻∞ आपको देगा, यानी यहाँ पे चलो मैं देख लेता हूँ। सो e⁻∞ देगा 1/e⁻∞, क्योंकि इनवर्स है ना, तो उसको 1 ओवर करके लिख सकते हैं। एंड दिस थिंग गिव्स मी 0, व्हाई, बिकॉज इट इज 1 ओवर वेरी लार्ज नंबर, तो दिस इज थिंग इज 0। सो उस लिए फिर जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगी अपर लिमिट के लिए। सेकेंड टर्म जब मैं पुट करूंगा तो t0 के लिए मुझे पता है कि जो e⁻0 होता है वो क्या होता है, 1। तो इसका मतलब ये सिर्फ मुझे क्या देगा, आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, एफ ऑफ 0, और एक साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। देन अगर आप यहाँ पे देखें तो e⁻⁻st का डेरिवेटिव, तो जब आप d/dt ऑफ
ई माइनस एस टी लेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, माइनस एस ई माइनस एस टी, राइट। तो माइनस जो है वो अंदर से बाहर निकलेगा और उसको प्लस बना देगा, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, 0 to ∞ एफ ऑफ टी ई पावर माइनस एस ऑफ टी डी टी। लेकिन ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे एस भी आएगा, सॉरी, ये जो डेफिनेशन इंटीग्रल की दी हुई है ये तो फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस चीज को मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस, और ये क्या दिया हुआ है, एफ प्राइम, नॉट प्राइम सॉरी, एफ बार एस, 0 नहीं एस, क्योंकि ये एस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो मैंने तरीका लगा के एक बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो फैंसी फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ। क्यों फैंसी फॉर्म के अंदर लिखना है, क्योंकि अक्सर हम इसी तरह से डेरिवेटिव्स को लिखा करेंगे। सो एफ प्राइम टी अगर मेरे पास है तो उसका मेथड ये हुआ करेगा कि आप एस बार एस माइनस एफ ऑफ 0, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आइंदा जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर आप सिंपली जो है वो इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि हमने देखा कि हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी पढ़ी थी, ऐसा क्या सवाल है आपका, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेकर माइनस एस से डिवाइड करेंगे, मैं समझा नहीं आपका। सॉरी सर, वो इंटीग्रेशन थी, ये डेरिवेटिव है, इसलिए वो जी कंफ्यूजन जी हो जी गई जी, थी। कोई बात नहीं, खैर है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने सेकंड डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी करनी है, तो ऐसा करते हैं कि उनके लिए प्लास ट्रांसफॉर्म भी बना लेते हैं। तो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेम मेथड लगेगा, और आप लिखेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल प्राइम टी, और इसका मैं सिर्फ आपको जवाब दूंगा। आप उसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव बना के उस पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाएंगे, फिर आप उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो फिर आपके पास जो है वो जो रिलेशन आएगा मैं वो डायरेक्टली लिखूंगा, तो वो बन जाएगा एस स्क्वायर एफ बार ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ प्राइम ऑफ 0। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर सेकेंड डेरिवेटिव। इन दोनों के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो मैंने ऊपर बात की थी, कंडीशन होती है। तो दोनों में एस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 जो है दैट इज माई एस नॉट राइट नाउ, जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। एस नॉट आपकी लोअर लिमिट होती है ना, तो लोअर लिमिट मैंने 0 to ∞ ली थी, तो इस वजह से आ, ये इंटीग्रल्स या लेप्लास ट्रांसफॉर्म तभी डिफाइन होंगे अगर आपका एस जो है वो एस नॉट से ऊपर है। क्लियर है यहाँ तक ये बात। तो ये हमने बना ली वो चीज जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो अब एक टेबल है जिसमें कुछ मशहूर लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स दिए हुए हैं, और लेट मी कॉपी दैट टेबल फ्रॉम समवेयर। यहाँ पे मैंने कहीं बनाया था वो। सो अगर इसको कॉपी किया जाए और पेस्ट किया जाए, आई थिंक सो काम नहीं कर रहा। राइट, सो मुझे मैनुअली इसको इंसर्ट करना पड़ेगा पिक्चर को। कहाँ है जी ऑप्शन पिक्चर्स का, राइट, सो इट शुड बी, हाँ अभी आपको नजर आ रही होगी तस्वीर। सो ये जो टेबल है ये हॉब्सन से मैंने उठाया है। ये कुछ फेमस जो है फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का टेबल है, और इसके अंदर आप देखें डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, और ये फंक्शंस जो हैं अम, ये फंक्शंस फॉर एग्जांपल सी जो है दैट इज जस्ट अ कांस्टेंट, इट कैन बी 1 2 3, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो हो जाएगा
1/s और 2/s और वट एवर। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल आ रहा है कोई चीज, यहाँ पर e⁻at देखें आप, तो उसका आ जाएगा 1/s-a। सिमिलरली साइन हाइपरबॉलिक, कॉस हाइपरबॉलिक, साइन कॉस, फिर उनका कॉम्बिनेशन, फिर t² रूट 1/t²रूट। और यहाँ पर डेल्टा फंक्शन भी है, लेकिन डेल्टा फंक्शन को मैं ग्रीन फंक्शन में जाके भी स्टडी करूंगा, तो अभी इसकी कोई एग्जांपल मैं नहीं करूंगा। सो मोस्टली डेल्टा फंक्शन से ऊपर ऊपर जो फंक्शंस दिए हुए हैं f(t) या f(s), यही हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी f(t) से f(s) की तरफ जाएंगे। और अगर आपने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है तो फिर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी f(s) आपको दिया होगा और उससे फिर आप f(t) बनाएंगे। और साथ देखिए उन्होंने S0 भी दिया हुआ है, यानी किस रेंज के ऊपर, किस S के लिए ये फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स हैं ये वैलिड हैं। तो आप देखें ये वाला जो है वो S greater than 0 के लिए होगा, ये S greater than 0 के लिए होगा, ये वाला जो है S greater than a के लिए होगा। सिमिलरली आप बाकी देखें ये सारी रेंजेस जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। तो इस टेबल को आपने जो है वो याद नहीं करना, लेकिन इसको आपने इस्तेमाल करना सीखना है कि ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, तो यहाँ तक जो है कुछ प्रॉपर्टीज हमने की हैं। अच्छा, इसका इंटीग्रल का भी आप निकाल सकते हो, लेकिन चूंकि अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ जाना है, सो मैं उसको उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इंटीग्रल्स जो हैं वो आप जो है वो किस तरह से निकालते हैं। राइट, तो मैं अब चलूंगा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस। राइट, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड वहां पे कैसे लगता है, तो इसको एक पहले जनरलाइज डेरिवेटिव की फॉर्म लिख लेते हैं कि दी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। लेट्स से आपका फंक्शन जो है ना वो आप उसको f(t) भी ले सकते हैं। तो किताब ने f(x) लिया है, तो मैं भी इसको f(x) ले लेता हूँ। इज, तो उसका जो nth डेरिवेटिव होगा उसका जब आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू Sn, राइट, एंड f(s) माइनस Sn-1 f(0) minus Sn-2 f(0') minus so on minus Sfn-2 0 minus s खत्म हो जाएगा तो Fn-1 of 0, and that will be equal to yeah, or valid for s greater than some s0। ठीक है, सो ये मेन nth डेरिवेटिव के लिए जो है वो हम लेते हैं। ऑलराइट, सो फॉर सेकंड ऑर्डर ओडी हम एक एग्जांपल करते हैं। थर्ड ऑर्डर ओडी के लिए फिर मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। सो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल, क्योंकि मुश्किल काम आपने करना होता है ना, क्योंकि आपके पास एक हफ्ता होता है, लेकिन लेक्चर में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। सो आसान एग्जांपल जो है वो मैं करूंगा। तो ये एग्जांपल है जी, कहता है कि जी सॉल्व करें y" माइनस 3y' प्लस 2y इज इक्वल टू 2e-x। सबसे पहले इसको देखें, ये क्या है, ये लीनियर सेकेंड ऑर्डर ओडीई है। ओके, लीनियर सेकेंड ऑर्डर ओडीई है। ठीक है, तो दूसरी बात आप ये देखें कि इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, विद कांस्टेंट, इन डेरिवेटिव के साथ जो कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं दे आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट कॉफिशिएंट्स। मतलब वाई प्राइम के साथ 1 आ रहा है ना, तो कांस्टेंट है। वाई, सॉरी, वाई डबल प्राइम के साथ 1 आ रहा है तो कांस्टेंट है। वाई प्राइम के साथ 3 आ रहा है तो कांस्टेंट है। वाई के साथ 2 आ रहा है, कांस्टेंट है।
तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब इसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड जो है वो लगाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम हम ये करेंगे कि टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e माइनस एक्स। ऑलराइट, अब यहां पर वो प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई थी, लिनियरिटी, वो यहाँ पे काम आएगी। चूंकि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसकी हर टर्म के ऊपर आप अलग-अलग से लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगा सकते हो। तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल प्राइम माइनस, अब ये 3 कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जस्ट y प्राइम, फिर प्लस 2 कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जस्ट y इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जस्ट e माइनस एक्स। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तो y डबल प्राइम या सेकंड डेरिवेटिव का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो होता है एस स्क्वायर वाई बार एस, ठीक है, माइनस एस y ऑफ जीरो माइनस y प्राइम ऑफ जीरो, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, यानी इसको मैंने लिखा है। फिर इसके बाद सेकंड टर्म लिखते हैं, वो है -3, और फर्स्ट डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, एस वाई बार एस माइनस y ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्लस 2, फिर y का सिंपल लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब लिखेंगे तो वो y बार ऐसे ही आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड, यहाँ पर हमें अब टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है e पावर माइनस एक्स, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। एक मेथड तो ये है कि आप इस पर डेफिनेशन लगाओ लेप्लास ट्रांसफॉर्म की और इसको सॉल्व कर लो। अगर आप लोग के पास टेबल नहीं है या भूल गए हो आप, तो आप सिंपली लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि आप लोग जो है वो टेबल आपके पास है और हमारे पास चूंकि टेबल है तो मैं वो इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आप देखें तो ये वाली जो फॉर्म है यहाँ पर है, ए जो है यहाँ पे -1 है, तो जब आप इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा 1/s-a। तो ए जो -1 है तो ये बन जाएगा s+1, राइट। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे उसका आंसर लिखूंगा फ्रॉम द टेबल, दैट विल बी 2/1 + s, या s+1 जो भी है, ठीक है। चलो s+1 लिख लेते हैं, s-a था, a यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो वो बन जाएगा +1, राइट। तो अब आप देखें आपके पास एक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है s। तो अब आप ऐसा करेंगे कि इसमें अब हमारा अगला काम जो है वो इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए y0 y प्राइम 0 और y0। अगर ये हमें मालूम हो तो फिर हम इनको यहाँ पे प्लग कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं y0 y प्राइम 0, इनको बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस, तो इनिशियल कंडीशंस आमतौर पे दी गई होती हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अक्सर क्वेश्चंस में। हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस जो है वो दी गई होंगी। तो इस केस में जो हमें इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं, तो y जब 0 पे होता है और लेट्स से ये 2 के बराबर है, y प्राइम 0 जो है ये 1 के बराबर है। तो अगर आपके पास ये वैल्यूज हैं तो आप यहाँ पुट कर दें। सो s² y बार s माइनस, अब y0 जो है वो 2 है तो ये बन गया 2s, फिर -1, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई। फिर -3 s y बार s माइनस y0 क्या है आपके पास 2, एन +2 y बार s एन इज इक्वल टू 2/s+1। अब आप इसमें देखेंगे जो एक वेरिएबल सिर्फ रह गया वो है y बार s y बार s y बार s, फंक्शन जो रह गया। तो इस फंक्शन को अब हम सेपरेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी सब कुछ हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आप देखें, पहले कंबाइन करते हैं तो ये बनेगा, सॉरी, ये बन जाएगा s², ठीक है, फर्स्ट टर्म, फिर आ जाएगा -3s और फिर आ जाएगा +2। ये मैंने क्या किया है, y बार s को कॉमन ले लिया है। फिर बाकी चीजों को मिलाएं तो ये बन जाएगा -2s, और यहाँ पे देखें -1 + 6 क्या बनेगा, +5।
एंड दैट विल बी इक्वल टू 2/s+1। तो ये फॉर्म आ गई। अब आपने करना क्या है कि अब आपने वाई बार एस निकालना है, राइट। तो वाई बार एस निकालने के लिए अम, आप क्या करोगे, रीअरेंज करना है इन चीजों को, ठीक है। तो s+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा s² - 3s+2 वाई बार एस माइनस s+1 टाइम्स 2s+5। नहीं, गलत लिखा है मैंने। चलो s+1 को 2s से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस s1+1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, आसान है। इसको आप लिख सकते हो, अगर आप देखें तो ये फैक्टराइजेशन करके आप लिख सकते हो, ठीक है। और बाद में कुछ चीजें जो है वो आप डिवाइड कर लो, तो वाई बार एस जो है फिर ये इक्वल आ जाएगा किसके, दैट विल बी इक्वल टू 2s² -3s -3 डिवाइडेड बाय s+1 s-1 और s-2। ओके, ये जो फैक्टराइजेशन है ना, इसने मुझे s-1 और s-2 देना है, तो वो नीचे आ रहा है यहाँ पे। और इन सबको आप फिर कंबाइन कर ले मल्टीप्लाई करके, तो ये और फिर राइट हैंड साइड पे ले जाए तो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो दिस इज जस्ट अलजेब्रा। सो ये मेरे पास अब आ गया वाई बार एस। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो तो था वाई ऑफ एक्स निकालना, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो वाई ऑफ एक्स निकालना होता है। तो उसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए इस पूरे फंक्शन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में तीन आ रहे हैं ना, इन तीनों का मुझे पता है। अभी मैंने देखा था एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कि ई पावर ए जो होता है टी, उसका आता है 1/s-a। तो ये तीनों उस फॉर्म के अंदर है, ठीक है ना। ये चीज मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने देखा कि जो ई पावर ए टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट इज इक्वल टू 1/s-a। तो अब आप देखेंगे ये नीचे अगर मेरे पास तीन अलग अलग टर्म्स हों, तो मैं लिनियरिटी इस्तेमाल करके तीनों पे अलग अलग लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगा सकता हूँ, और उससे मैं इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म बना सकता हूँ। तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपको पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो मदद करते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपको पता है कैसे करते हैं। आप a/s+1 प्लस b/s-1 प्लस c/s-2 करके इसको लिखेंगे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, s=1 पे, s=-1 पे, s=2 पे। तो वो पूरा जो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस है वो आप इस्तेमाल करेंगे। सो यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, वाई बार एस जो है वो आपका दैट विल बी इक्वल टू, मैं अब डायरेक्ट उसका आंसर लिखूंगा, आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। सो दैट वाज 3 टाइम्स s+1 प्लस 2/s-1 प्लस सॉरी माइनस 3 टाइम्स s-2। तो आप देखें वो जो मैंने ऊपर बात की थी ना, वो तीनों अब डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, लेकिन तीनों टर्म्स अब सम हो रही हैं, तो ये एक तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फंक्शंस बन गया है। अब अगर मैं इसके ऊपर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहूं तो आसान हो गया। सो टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे इनवर्स, चलो मैं एक दफा लिख देता हूं, एल इनवर्स लिखोगे तो वो आएगा वाई बार एस, राइट। सिमिलरली एल एल इनवर्स ऑफ 1/3 1/s+1 आ जाएगा, +2 एल इनवर्स ऑफ 1/s-1 -1/3 एल इनवर्स ऑफ 1/s-2। तो ये मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये सिंपली वाई ऑफ एक्स बन जाएगा जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था। यहाँ पे क्या आएगा 1/3। अब आप देखो वो फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है ये वाला, इसको जेन में रखना है हर वक्त, ठीक है। तो इसको अब हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। चलो मैं यहाँ पे एक दफा इसको पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा। तो इसको अब हमने इस्तेमाल करना है।
तो 1/s माइनस ए 1/s प्लस 1, तो ई पावर क्या आएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा ई पावर ए, यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये बन जाएगा -x प्लस 2 1/s-1, s-1 में a क्या है 1, तो ये बन जाएगा ई पावर x, फिर -1/3 s-2 यहाँ पे आ रहा है डिनोमिनेटर, तो a यहाँ पे क्या है 2, तो ई पावर 2x। तो आपने देखा हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाकर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, तो मेन चीज जो याद रखने वाली है इसमें, दैट इज दिस डेफिनेशन। ठीक है, दिस डेफिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके लिए nth डेरिवेटिव के ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो है राइट हैंड साइड पे जो फंक्शंस आएंगे, अगर तो वो फेमिलियर फॉर्म के फंक्शंस हैं तो वो फिर आप इस टेबल को इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपने एफ ऑफ टी से एफ ऑफ एस में जाना है तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, और अगर आप एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी में जाना चाहते हैं तो फिर आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे। इनवर्स ट्रांसफॉर्म करने से पहले आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जो है वो इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, है उसकी थ्योरी, लेकिन अगेन हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। हम सिंपल पार्शियल मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करके, और फिर लीनियर कॉम्बिनेशन है ना तीनों का, तो लिनियरिटी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म या इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर लिया करेंगे, सिंपल मेथड। ओके, तो यहां तक जो बात मैंने की है वो है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। एक मैं छोटी सी एग्जांपल और करवाना चाहता हूँ, और वो एग्जांपल जो है वो एक थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में इंपॉर्टेंट है, वो उसको वाज़ेह करने के लिए। वो ये है कि अभी मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, फर्ज करें मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाता है, तो उसको भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व किया जा सकता है। सिस्टम्स सिस्टम ऑफ लीनियर ओडीज, अगर मेरे पास एक से ज्यादा ओडीज हैं किसी प्रॉब्लम में, तो उन पे भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया जा सकता है। और वो कैसे लगता है ये भी मैं एक एग्जांपल से वाजे करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और उनके लिए आपको कंडीशंस भी दी गई हैं, तो फिर उस केस के अंदर लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे काम करता है। हॉब्सन ने इसके लिए एक एग्जांपल दी है, वो मैं अब आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि वो सॉल्व की हुई है, तो आई विल नॉट सॉल्व दैट एग्जांपल। वो उसने दो सर्किट्स लिए हैं सीरीज के अंदर, दो कैपेसिटर हैं उसके अंदर, दो इंडक्टर हैं, उनके लिए वो दो दो डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखता है और उनसे करंट फाइंड करता है, चार्ज फाइंड करता है। तो वो दो बेसिकली उसके अंदर जो थीम है ना वो ये है कि दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, सो इट बिकम्स अ सिस्टम ऑफ लीनियर ओडीज। तो सिस्टम ऑफ लीनियर ओडीज को कैसे सॉल्व करना है, तो उसको मैं एक सादा एग्जांपल से जो है वो समझाने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे लेनी है, जिससे कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको समझ आ जाए, तो फिर आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस हो। ऑलराइट, सो फर्ज करें कि अब जो मेरे पास जो एग्जांपल है वो ये है, एग्जाम्पल 2 कह लें इसको। तो वो ये है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y डबल प्राइम, और मैं इसको यहाँ पे x को ले रहा हूँ वेरिएबल, तो z भी x का वेरिएबल है। चलो मैं इसको एक्सप्लिसिटली लिख लेता हूँ, y डबल प्राइम x प्लस z ऑफ x, यानी एक और फंक्शन है, प्लस y ऑफ x, एंड दैट इज इक्वल टू 0। और दूसरी तरफ एक और इक्वेशन दी हुई है z प्राइम ऑफ x प्लस y प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व दीज इक्वेशंस टू फाइंड y ऑफ x एंड z ऑफ x। तो दो फंक्शंस पर मुश्तमिल दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, एक लीनियर ओडीई है, दूसरी सेकंड, एक फर्स्ट ऑर्डर ओडीई है, दूसरी लीनियर सेकंड ऑर्डर ओडीई है।
तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर ओडीज। और उनको सॉल्व करके आपने वाई एक्स एंड जी एक्स निकालना है। और साथ ही आपको कंडीशन दी हुई है विद इनिशियल कंडीशन या इनिशियल जो भी आप इसको वैल्यू कह लें, और वो दी हुई है आपको। वो वाई ऑफ जीरो जो है वो जीरो है, वाई प्राइम ऑफ जीरो जो है वो भी जीरो है, और जी ऑफ जीरो जो है वो वन है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये हम करना चाह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्विंग फॉर। पहली चीज जो हमें नजर आती है कंडीशंस को देखते ही वो ये है कि सॉल्विंग फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, वो जो एस ग्रेटर देन एस नॉट वाली जो कंडीशन है। तो ये जी एग्जांपल है, ये सवाल है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने लगाना है। तो क्या करेंगे, आप आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं तो दोनों पे आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ठीक है। टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा यही हुआ करेगा, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ ओडीज। तो जो फर्स्ट वाली है उसका जब मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, जो क्या आ रहा है जी, सेकंड डेरिवेटिव प्लस जी प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, एस स्क्वायर वाई बार ऑफ एस प्लस, नहीं माइनस आता है बाय डेफिनेशन, एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई प्राइम ऑफ जीरो, ठीक है। तो ये वही सेकंड डेरिवेटिव पे लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट टर्म आ गई, फिर क्या है प्लस जी प्लस वाई, तो वो बन जाएगा सिंपली जी बार एस प्लस वाई बार एस इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन पे मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया, अब मैं सेकंड इक्वेशन पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाता हूं। तो वो है जी जी प्राइम प्लस वाई प्राइम, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन आएगी यहाँ पे, तो दैट विल बी एस जी बार एस माइनस जी ऑफ जीरो प्लस, ये पहली टर्म आ गई, प्लस वाई प्राइम, तो वाई प्राइम के लिए क्या आ जाएगा, एस वाई बार ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इससे मुझे इक्वेशन थ्री नई इक्वेशन मिल गई और इक्वेशन फोर नई इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो वन और टू को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो एस वेरिएबल में आ गई हैं और उनको मैंने नया नाम दे दिया है थ्री एंड फोर। अब थ्री एंड फोर को हमने सॉल्व करना है, तो हम पहली चीज ये करेंगे कि अप्लाई द इनिशियल कंडीशंस ऑन थ्री एंड फोर, अप्लाई द इनिशियल कंडीशंस ऑन थ्री एंड फोर। तो थ्री को देखें क्या बनती है, तो थ्री पे जब आप इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हो तो इनिशियल कंडीशन क्या है, दीज आर द इनिशियल कंडीशंस, y जीरो जीरो, y प्राइम जीरो जीरो, जी जीरो वन, तो सिर्फ जी जीरो वैल्यू देगा, बाकी सारे जीरो हैं। सो ये बन जाएगा एस स्क्वायर और प्लस जी बार एस प्लस वाई बार एस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि y जीरो भी जीरो है और y प्राइम जीरो भी जीरो है। ऑलराइट, तो इसको मैं जो है वो लिख सकता हूँ एस स्क्वायर प्लस वन वाई बार एस प्लस जी बार एस इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर फाइव, क्योंकि एक नई इक्वेशन मेरे पास आ गई है। सिमिलरली फोर जो इक्वेशन थी उसके ऊपर अब मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूंगा, तो उसमें फिर आप देखें y जीरो जीरो है और z जीरो वन है, तो ये बन जाएगी s z बार s माइनस वन, ठीक है, z जीरो वन है ना, प्लस s y बार s इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि y जीरो जीरो है। तो ये आ गई, इसको अब आप अरेंज करें, रीअरेंज करें, तो this equation will give me what, z bar s प्लस y बार s इज इक्वल टू वन ओवर s, क्योंकि वन राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। और चलो
तो ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 6। अब मैंने 5 और 6 में अपनी इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉरी लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके ये दो इक्वेशंस ले ली हैं। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, आप देखें कि ये कपल्ड इक्वेशंस हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में वाई बार एस और जी बार एस मौजूद है, सेकंड इक्वेशन में भी वाई बार एस और जी बार एस मौजूद है। तो एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों कपल्ड है, तो इनको डीकपल करने के लिए अब मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह की इक्वेशंस? एक दफा आप इनको माइनस कर लें, एक दफा प्लस कर लें, तो उससे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप 5 को 6 में से माइनस करेंगे तो जी प्राइम एस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वाई प्राइम एस में, वाई बार एस में सॉरी। सिमिलरली दूसरी दफा आप वाई बार एस की जो वैल्यू निकाली है उसको किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दें, तो वो जो तीनों मेथड आपने पढ़े हुए हैं ना, कि जिस जो बच्चों की क्वेश्चंस होती थी कि जी 5x+6y=0 एंड x+y=1 वगैरह वगैरह, तो आप एक्स और वाई को सॉल्व करते थे साइमल्टेनियसली। ऑलराइट, तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। क्लियर? किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी मुझे साथ साथ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात अगर ना समझ आ रही हो तो नो प्रॉब्लम। तो साइमल्टेनियसली सॉल्विंग 5 and 6, सॉल्विंग 5 and 6 साइमल्टेनियसली, मेरे पास जो वाई प्राइम आएगा, सॉरी वाई बार एस आएगा, मैं प्राइम इसको बार बार बोल रहा हूँ, प्राइम हमने डेरिवेटिव के लिए रखा हुआ है। वाई बार एस आएगा, दैट विल बी -1/s³, और जो जी बार एस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/s प्लस, और ये सारा वो लगा के ना पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह लगा के आता है। सो ये आएगा आपके पास वाई बार और जी बार। तो अब आप देखेंगे ये चाहे तो इनको नया नाम दे लें, इसको 7 and 8 कह लें, तो ये नई क्वेश्चन आ गई 7 और ये नई क्वेश्चन आ गई 8। अब ये जो 7 और 8 इक्वेशंस हैं, आप देखेंगे ये सिंपल सी इक्वेशंस हैं जिनके ऊपर आप लगा सकते हो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, और आप उसको वापस एक्स में लेके जा सकते हो क्योंकि राइट हैंड साइड बहुत सिंपल है। सो टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जब आप लगाओगे तो वो बन जाएगा y(x) = 7th वाली इक्वेशन में -1/s³ है। तो वापस चलते हैं टेबल की तरफ क्योंकि हमें हमेशा टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप पहली चीज तो आप ये देखेंगे इनकी जो फॉर्म है वो है 1/s की कुछ पावर है प्लस माइनस के साथ, तो s⁻³ है, s⁻1 है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1/s की कोई फॉर्म जो है वो हमारे पास है टेबल में। तो 1/s की जो फॉर्म है वो कहाँ आपको नजर आ रही है? यहाँ पर, यहाँ पर आप लगा सकते हो, या यहाँ पे लगा सकते हो, तो 1/s ये आ जाएगा, लेकिन जनरल फॉर्म जो है उसकी n के साथ वो ये आ रही है। ठीक है, तो इन फार्मूलाज को अब आप इस्तेमाल करोगे और आप इसको बना लोगे। 1/s फॉर एग्जाम्पल सिंपल कांस्टेंट आ जाएगा, और 1/s² जब आप करेंगे तो n 1 है, तो ये बनेगा सिंपल x, और x³ करेंगे तो n जो है वो 2 हो जाएगा, और इसका मतलब है कि आपके पास t² या x² आ जाएगा। राइट, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस, एस हमारा वेरिएबल है ना, हाँ, s⁻n है, दैट इज इक्वल टू n⁻⁴ आई थिंक n s क्या था, 1 सेकेंड मुझे दोबारा याद करना पड़ेगा वापस जाके। वो था n⁻⁴s⁻n+1 n⁻⁴, मैं एक दफा लिख लेता हूँ। s⁻n+1, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा एस का,
दैट विल बी इक्वल टू 1 फैक्टोरियल इज 1, और n की पावर, नहीं मुझे चाहिए एस क्यूब, एस क्यूब चाहिए, तो एस क्यूब विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर एस टू द पावर, नहीं उलट उलट जाना है हमने, मैं उलट लिख रहा हूँ ना। हाँ, 1 सेकेंड, हमने जाना है इनवर्स क्लास में, तो वो आएगा n फैक्टोरियल ओवर एस टू दी n प्लस 1 विल बी इक्वल टू एस टू दी, सॉरी, x टू दी n, ये फार्मूला लगेगा आई थिंक। तो बहरहाल इसको अब आप लगाएं, तो y ऑफ x जो है दैट विल बी इक्वल टू, माइनस तो माइनस ही आ जाएगा, और 1/s क्यूब जो है वो आपको 1/2 x² दे देगा, ठीक है, क्योंकि n को 2 पुट करना पड़ेगा ना। और g ऑफ x जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 + 1/2, क्योंकि 1/s का जो है वो तो सिंपल कांस्टेंट आता है ना, तो यानी दूसरा फार्मूला जो लगा रहा हूँ वो ये है कि जो c/s का जो लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज जस्ट, सॉरी, c, तो c यहाँ पे 1 है तो वो 1 ही आ जाएगा। और फिर दूसरी टर्म में सेम 1/s क्यूब है, तो 1/x क्यूब आपको फिर वही देगा x², 1/2 x², राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मेरा मकसद ये था कि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन इकट्ठी आ रही हैं तो उनको भी आप जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हो। की पॉइंट ये है कि जब आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जाओगे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शंस लेनी होगी। ऑलराइट, तो यहीं तक आज का हमारा लेक्चर है। इसको मैं आखिर पे थोड़ा सा समराइज कर दूंगा मेथड को। पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया है। हमने आज का लेक्चर जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म के फर्क के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म वैलिड होती है अगर आपका जो इंटीग्रल है वो डाइवर्ज ना करे अनटिल इन्फिनिटी। लेकिन अगर आपका फंक्शन इस तरह से है कि जब आप इन्फिनिटी पे जाते हैं तो आपका फंक्शन डाइवर्ज करता है, उस केस में इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज करता है और आप फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लगाते, आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। फिर हमने बात की कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से दी जाती है कि आप एक्सपोनेंशियल माइनस वेरिएबल टाइम्स टी पुट करें तो उस नए वेरिएबल एस के अंदर आपको वो फंक्शन ट्रांसफॉर्म होके मिल जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि आपका जो वेरिएबल एस है इन जनरल वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन हम जो है वो आज के मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहे अभी, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल थ्योरी के अंदर हम जाकर स्टडी करेंगे उसको डिटेल में। तो हमने कहा कि हम इसको रियल लेंगे, और फिर हमने ये कहा कि ये इसकी जो लोअर बाउंड होती है इंटीग्रल की, जो लोअर वैल्यू है, उस बाउंड से ऊपर ऊपर आपको ये इंटीग्रल लेप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू देता है, उससे नीचे ये वैल्यू आपको नहीं देता। मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा ही होता है। आई डोंट नो कि ये कोई थ्योरम है या नहीं, लेकिन मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस में एस ग्रेटर देन एस नॉट के ऊपर आपको मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। फिर दो तीन प्रॉपर्टीज जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में वो हमने डिस्कस की। तो एक प्रॉपर्टी उसके अंदर जो है वो लिनियरिटी की है। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी जो है इसका मतलब वही जो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस की बात है कि अगर आपके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हो तो आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन का आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप उसको अलहदा अलहदा हर फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं। तो चाहे इकट्ठा निकाल लें या अलहदा अलहदा निकाल लें, उससे लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद ये था कि इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो है उसका कोई जनरल मेथड नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये हुआ करेगी कि हम हमारे पास जो भी फंक्शन है जिसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनाना है उसको हम मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करके उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस में ले जाने की कोशिश करेंगे। एक दफा हम लीनियर कॉम्बिनेशन पे ले जाएं, सिंपल फंक्शंस का कॉम्बिनेशन बना लें, तो फिर वो जो सिंपल फंक्शंस हैं उनके इनवर्स लेने हमें आसान है, और उसके लिए एक टेबल भी प्रोवाइड किया गया है जो मशहूर फंक्शंस हैं जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं।
तो उस जनरल थ्योरी बनाने के बजाय इनवर्स ट्रांसफॉर्म में हम मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं। तीसरी जो अहम चीज जो हमारे आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेटिव्स की थी, कि अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है तो आप उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है तो वो कैसे निकालते हैं, और अगर आपके पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो आप कैसे निकालते हैं। तो ये जनरल फार्मूला हमने स्टडी किया। तो इन तीन चार प्रॉपर्टीज के साथ अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पहली एग्जांपल जो दी वो थी, दिस इज आवर एग्जांपल 1, और ये एग्जांपल थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर 15 हॉब्सन का टॉपिक है, जिसमें आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं 15.1 के अंदर। तो लिहाजा ये एग्जांपल कांस्टेंट कोएफिशिएंट की ही ली गई है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव्स हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर एक आपके पास फंक्शन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बड़ा नाउन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लिहाजा टेबल से हम बआसानी इसकी जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। तो पहला स्टेप इसमें यह है कि आप पूरी इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करें। यहां पर आपकी लिनियरिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है कि आप हर टर्म का अलग-अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। सो सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाते हैं। फिर आपके पास इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए। अगर आपके पास इनिशियल कंडीशंस नहीं होंगी तो फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना जरा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आप अक्सर देखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होगा जिनमें इनिशियल वैल्यूज दी होंगी। सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यूज को प्लग करने से इक्वेशंस सिंपल हो जाती हैं, और सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सिंपल होता है। ऑलराइट, सो हमने इसको सॉल्व किया। तो आपने देखा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद आपका जो फंक्शन है वो एक बड़ी गंभीर सी शक्ल ले लेता है। तो हमारी पहली कोशिश होगी कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाएं। तो जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फंक्शन बन जाता है। उन तीनों का जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा वो आपको सोल्यूशन दे देगा। सो आप दोनों तरफ जो है वो इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगाते हो और आप टेबल को इस्तेमाल करते हुए सोल्यूशन लिख लेते हो। तो दिस इज हाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वर्क्स। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस हो तो उनमें भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया जा सकता है, यही मेथड लगाया जा सकता है। जिसके लिए मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली और उसमें मैंने दो डिफरेंशियल इक्वेशंस ली और साथ उनके उनकी इनिशियल वैल्यूज भी दी हुई थी, और x ग्रेटर देन जीरो के ऊपर हम उनको सॉल्व करना चाहते हैं, यानी उनका सोल्यूशन जो x ग्रेटर देन जीरो के ऊपर वैलिड होगा। अगेन वही मेथड है कि दो इक्वेशंस हैं तो दोनों का पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर दोनों के ऊपर इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे, फिर आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और आपके पास एस वेरिएबल में इक्वेशंस आ जाएंगी। लास्ट स्टेप ये होगा कि आप इनका इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे, जिसके लिए आप अगेन टेबल इस्तेमाल करेंगे, एंड आप दोनों का जो साइमल्टेनियस सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस का वो आप निकाल लेंगे। सो इस मेथड के जरिए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म के जरिए हम इसको निकालते हैं। तो मैं आखिर पे समराइज करने के लिए जो स्टेप्स हैं इस मेथड के वो मैं लिख देता हूँ, कौन से स्टेप्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है आपका, टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो हैं, एक हैं, तीन हैं, जितनी भी इक्वेशंस हैं, टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड फंक्शंस। फंक्शन से मुराद जो राइट हैंड साइड के ऊपर फंक्शंस आ रहे हैं इन ओडीई। उससे क्या होगा कि आप टी से फॉर एग्जांपल या एक्स से फॉर एग्जांपल आप एस वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म होते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और चूंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन एक इंटीग्रल के जरिए होती है इसलिए इसको समटाइम्स इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आपको जो इनिशियल कंडीशंस अप्लाई की गई दी गई हैं वो अप्लाई करें। अप्लाई द इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस आमतौर पे डेरिवेटिव या वेरिएबल के ऊपर दी गई होती हैं।
फर्स्ट डेरिवेटिव आमतौर पे होता है, अगर सेकंड ऑर्डर ओडीई तो। अप्लाई इनिशियल कंडीशंस एंड सिंप्लीफाई योर एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करके आप उसको एक फंक्शन की फॉर्म के अंदर ले जाएं। थर्ड स्टेप ये है कि अब आप अप्लाई करेंगे द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। अप्लाई द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। उससे क्या होगा, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन लास्ट स्टेप आपका क्या है, टेक द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो आपने देखा कितनी खूबसूरती से, फर्ज करें कि हमारे पास एक स्पेस है जिसमें जो एक्स स्पेस कहलाती है, उसको आप ट्रांसफॉर्म करके ले गए एक नई स्पेस में जिसको एस स्पेस कह सकते हैं आप। और जब आप आपने वहां पे उसको सॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन लगा के, फिर आप वापस उसको एक्स में ले आए। तो ये वो पूरा मेथड है ट्रांसफॉर्म का, लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, कि एक स्पेस आपको दी होती है, उससे आप दूसरी स्पेस में जाते हैं, वहां पे आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर वहां से वापस आप अपनी असल स्पेस में आ जाते हैं जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। सो दिस इज द मेन मेथड ऑफ एवरी ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, जो फोरियर हो या लैपलास हो वगैरह वगैरह। ऑलराइट, सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर दिस लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कर लें। इसके ऊपर फिर जो होमवर्क्स होंगे वो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। और कल का जो लेक्चर है वो हमारा ग्रीन फंक्शंस पे है। तो जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने देखा है ना, तो उसी तरह से ग्रीन फंक्शन भी इस्तेमाल होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस्तेमाल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। लेकिन वो इस्तेमाल होता है जो मोर जनरल केस है, जो हमने 15.2 सेक्शन में पढ़ा था हाउसन में, वो है वेरिएबल कोएफिशिएंट्स वाला। तो इसमें आपने देखा मैंने जो एग्जांपल्स भी की हैं वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की थी। अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट आ जाएगा तो फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी मुश्किल से सोल्यूशन देता है उसका। तो ग्रीन फंक्शन फिर वहां पे हमारी मदद करता है। और ग्रीन फंक्शंस जो है वो करने के बाद हमारे जो तीन ये चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। 14, 15, 16। 14 फर्स्ट ऑर्डर ओडी था, 15 सेकंड ऑर्डर ओडी या हायर ऑर्डर ओडी, जो भी हम कर भी रहे हैं, तीन चार मेथड थे उसके। फिर 16 जो है वो भी वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने के मेथड थे। तो लास्ट जो मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो आइगन फंक्शन मेथड है। तो आइगन फंक्शन मेथड चैप्टर 17 है। कल के लेक्चर के बाद नेक्स्ट वीक में हमारी कोशिश है कि दो तीन लेक्चर लगा के चैप्टर 17 को हम खत्म करेंगे, जो कि आइगन फंक्शन मेथड है ओडीज को सॉल्व करने का। तो फिर हमने वो तमाम मेथड्स जो हॉब्सन ने बताए हैं या मोस्टली यूज होते हैं वो हम रिवाइज कर चुके होंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो ये अगर आप पूरा सेशन में खाली 8-10 सेशन बन रहे हैं, तो इन सेशंस को अगर आप बार बार देखें तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आ जाएगी, और फिर आप मैथ में जो है जितनी भी फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं उनको सॉल्व करने से आप परेशान नहीं होंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे भी जाना है हमने, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी आप देखेंगे कि जो अक्सर केसेस फिजिक्स में हुआ करेंगे, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ले आते हैं। तो जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, तो फिर वही मेथड जो भी हम पिछले 8-10 लेक्चर्स में सीख रहे हैं, फिर वही अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ओडीज जो करना ज्यादा, उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी होता है पीडीज से, क्योंकि फिजिक्स में अक्सर पीडीज जो है वो विद सम अप्रोक्सीमेशंस ओडीज ही बन जाती हैं। तो लिहाजा अगर आपको ओडीई को टैकल करना आता है तो फिर आप पीडीई को भी टैकल कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करें, इनके होमवर्क्स भी करें, इनकी एग्जांपल्स करें, नेट से एग्जांपल्स ढूंढ ढूंढ कर करें। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और आपको समझ आएगा कि मुख्तलिफ तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ऑलराइट। सो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो आई विल एंड द मीटिंग, और फिर कल जो है दोबारा हम इसी टाइम पे ग्रीन फंक्शंस को स्टडी करेंगे। ऑलराइट। चलें जी, थैंक यू सो मच। एंड सिद्रा, थैंक यू, आज आपने होस्ट की जिम्मेदारियां भी निभाई फंसी की गैर मौजूदगी में। थैंक यू सो मच।